हाय हेलो एवरीवन, आई विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सारी जो एप्लीकेशंस हमने गूगल फॉर्म पर डाउनलोड करी थी वो सब लेकर के मैं एनटीए गया था। 31 दिसंबर को मैं पहुंचा था। 30 तारीख को किसी कारणवश में मुलाकात नहीं हो पाई, तो 31 दिसंबर को उन्होंने समय दिया। लगभग मेरी मीटिंग हुई थी शायद 1:32 के आसपास। ठीक है, पहले तो मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि एनटीए की जो बिल्डिंग है वो ऐसी है, ठीक है, और वो ऐसा नहीं है, एक मॉल जैसा है ये, है ना। ये बहुत बड़ा फ्लोर है, अंदर जाएंगे जब मॉल की तरह है, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। उसमें जब ये एंट्री करते हैं यहाँ से तो फर्स्ट फ्लोर जी, जब आप एंट्री करेंगे तो गार्ड से आप पूछेंगे कि कहाँ पर एनटीए का ऑफिस, तो बोलेगा भैया फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं। तो फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लोर दिया हुआ है उनको, उस फ्लोर के अंदर आपके गार्ड बैठे होते हैं 2, और सामने एक रिसेप्शनिस्ट है। वहाँ पर आपको जो है वो अपनी बात रखनी पड़ती है, आपका नाम लिखवाया जाता है, एड्रेस, मीटिंग, किससे मीटिंग, पर्पस ऑफ मीटिंग, ये सब आपको लिखवाना है। ठीक है, उसके बाद आपके हायर ऑफिशियल्स से मीटिंग होती है। तो मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा मैं जब गया था, मैं जिस रेफरेंस से, तो विनीत जोशी जी से मुलाकात कर रही थी मुझे, एनटीए डायरेक्टर से, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं थे। और बाद में मुझे ये भी बताया गया कि एक्चुअली उनके पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेली बैठते हैं, कभी कभी विजिट्स होती हैं, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग बैठते हैं वो। तो पहला डाउट मेरा ये क्लियर हुआ कि वहाँ पर एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वो नहीं, वहाँ हायर ऑफिशियल, उनके बाद के जो सेकंड नंबर के थे वो ऑफिशियल थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो मैंने रखे, ताकि आप लोगों को लगे कि सर डिटेल में डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर क्या मिनट्स निकले वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये बेटा मेरी पूरी तरह से उनके साथ जो मीटिंग है बहुत ऑथेंटिक है ना। उसके आगे क्या हुआ 31 के बाद ये मुझे नहीं पता। 31 तारीख तक का मेरा जो है वो डिस्कशन हुआ था। सबसे पहला मैंने उनसे कहा कि सर 75% क्राइटेरिया हटना चाहिए। तो उन्होंने कहा 75% क्राइटेरिया जो है वो एक तो हमने नहीं लगाया, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, वही आंसर मुझे भी दिया, हमने नहीं लगाया, जॉइंट अपेक्स बोर्ड ने लगाया है और जैब ने लगाया है और आईटी गुवाहाटी ने इसको इम्पोज किया है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर आईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है तो मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला उनसे कि 75% क्राइटेरिया अगर दिया है तो उन्होंने टॉप 20 परसेंटाइल भी दिया है, आपने टॉप 20 परसेंटाइल क्यों नहीं रखा। अब जो उनका रिप्लाई है वो मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उनका रिप्लाई ये था कि भाई सबसे पहले टॉप 20 परसेंटाइल हम ही लाए थे। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल के बाद जब हमने रियलाइज किया तो उन्होंने कहा कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आप निकालेंगे, आपको नहीं पता, उन्होंने कहा कि बच्चों को नहीं पता। अब देखिए फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिएगा कि ये मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला वही बोल रहा हूँ। मैं रिसर्च करना मेरा भी बाकी है, इस मुद्दे पर मेरा रिसर्च करना बाकी है, मैंने अभी कोई रिसर्च नहीं की है। मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि उन्होंने मुझे रेफरेंस पॉइंट भी दिया है। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर हमें टॉप 20 परसेंटाइल रखते हैं तो जो परसेंटेज है वो 75 से भी ज़्यादा जा सकती है। कई बच्चों को इस बारे में नहीं पता, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा ये हमने हटाया है जानबूझ के इस साल, भले ही आईटी ने रखा हो, आईटी गुवाहाटी ने रखा हो, लेकिन हम नहीं रखेंगे क्योंकि इससे नुकसान होगा बच्चों का, ये उनका कहना था। आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है, मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ के आपको रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दूसरा सवाल जो उसका आंसर उन्होंने दिया कि टॉप 10 परसेंटाइल एनआईटी ने जानबूझकर हटाया है, एनटीए ने जानबूझकर हटाया, कहा कि इससे नुकसान हो सकता है बच्चों का, क्योंकि कई बच्चों का, मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्जांपल दिया, बाकी अदर स्टेट्स का दिया, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत फहमी है, 20 परसेंटाइल ज़्यादा जाएगा। आप जाके 2013 में जो जे एडवांस की साइट है, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया, मैं लिखा हुआ है, जे एडवांस की जो साइट है, हाँ मैं लिख के लाया हूँ सारे मिनट्स, इसलिए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को। तो उन्होंने कहा कि यार जे एडवांस की साइट पर आप जाकर देखो, टॉप 20 परसेंटाइल का जो परसेंटेज आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप 20 परसेंटाइल में 75% क्राइटेरिया से भी ज़्यादा परसेंटेज जा सकती हैं और जा रही है कई जगह। तो मेरे पास उस समय रिसर्च नहीं थी, आंसर नहीं था, मैं चुप था। फिर मैंने अगला क्वेश्चन बोला, मैंने कहा सर 75% अगर आप नहीं हटाते हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि 22 स्टेट्स ऐसी हैं, 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर 75% क्राइटेरिया नहीं एप्लीकेबल है। 22 राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज जो टॉप कैटेगरी के हैं वो 25% क्राइटेरिया से अलग हैं, आप उनके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं थ्रू एनटीए। तो उन्होंने कहा कि ये एनआईटीज के लिए है सिर्फ। फिर मैंने कहा कि सर लेकिन ये गलत है, क्योंकि एनटीए ने जो अभी दिया उसमें एक दिक्कत ये है कि आप अभी 75% क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो हमारे पास कम समय है, एग्ज़ाम की डेट्स बहुत लेट आई,
उस वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उनका रिप्लाई ये था कि देखिए गवर्नमेंट ने हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया, प्री कोविड कैलेंडर अप्लाई करो। तो हम प्री कोविड कैलेंडर अप्लाई कर रहे हैं, हम एक टेस्टिंग एजेंसी है, हमारा कोई रोल नहीं है और हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा 75% क्राइटेरिया हटा दीजिए इस वर्ष के लिए। तो बोला सरकार निर्णय कर सकती है, हम लोग इसको रखेंगे, अभी हम नहीं हटाएंगे। मैंने कहा आपको हटाना पड़ेगा, मैं सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो लिख के। मैंने कहा PIL दर्ज हो चुकी है मुंबई के अंदर। तो उन्होंने कहा देखो दर्ज हो चुकी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई है, एक्सेप्ट नहीं हुई है और एक्सेप्ट होगी भी नहीं, क्योंकि जज जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो फ्लोर पे डिस्कशन के लिए नहीं आएगी, डिस्कशन के लिए नहीं आएगी तब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा। तो मैंने कहा फिर तो बच्चों का भविष्य अधर में झूल गया। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप सबसे पहले बच्चों को ये कहिए कि जाके चुपचाप पढ़ाई करें, क्यों इस डिबेट में पढ़ रहे हैं और क्यों इतना जो है वो डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग। मैंने कहा क्यों सर? बोला देखो इस पर चर्चा चलेगी तो उसका निर्णय आने में हमारे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि 4 जून तक जेईई एडवांस होगा और काउंसलिंग आई थिंक इस बार 20 जून से स्टार्ट होने वाली है, 22 जून से स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो 4 जून तक जब जेईई एडवांस होगा तो उन्होंने कहा कि 4 जून तक एडवांस होने तक इस बात का निर्णय कभी भी लिया जा सकता है कि 75% हटाया जाए या रखा जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो होगा उससे 75% क्राइटेरिया है या नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चों को सिंपल एक भाषा में मैसेज दीजिए कि अभी पढ़ाई करो, जेईई मेन 1 दो, चाहे 72% ही हो चाहे 70% हो, पर एग्जाम दें। जेईई मेन 1 भी अच्छे से दे, जेईई मेन 1 2 भी अच्छे से दे। अगर आप जेईई मेन 1 भी देते हैं 2 भी देते हैं, 75% क्राइटेरिया पे जो डिसीजन अगर गवर्नमेंट को लेना है या कोर्ट को लेना है तो उसके लिए टाइम है और वो 4 जून तक है। तो ये जब आप क्राइटेरिया होगा ये तो आपका एप्लीकेबल तब होगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो आप क्यों पैनिक हो रहे हैं इतना? आप अपनी पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम दो। और अगर मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने कहा नहीं हुआ सपोज सर तो बोला 22 स्टेट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ से पैकेजेस बहुत अच्छा जाता है। उन्होंने बोला IIT हैदराबाद है, धीरूभाई इंटरनेशनल है, गांधीनगर में है। मैंने कहा सर ये तो हमने वीडियोस बना के बच्चों को बोला है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, 7-8 कॉलेज शायद मैंने भी अपने वीडियो में बोले थे। तो उन्होंने कहा पहले तो आप यही बोलिए कि अगर 75% क्राइटेरिया हटने की बात है तो वो हट सकता है। रीज़न कि अभी चाहे कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, फर्स्ट जेईई मेन से पहले तो बहुत ही मुश्किल होगा, उनका ये कहना था, बिकॉज PIL एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने याचिका दायर की है उससे कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने मुझे बोला कि आप कितनी भी याचिकाएं दायर कर दीजिए, याचिका दायर करना अलग होता है और उसको कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट करना अलग होता है। जब वो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा, फ्लोर डिस्कशन के लिए वो आएगी कोर्ट में, तब उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और इतना टाइम अभी नहीं है, इसलिए बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करिए कि वो एग्ज़ाम दें, चाहे उसका 70 ही हो, चाहे उसका 72 हो, चाहे वो 75% नहीं आ रहा हो, क्योंकि इस पर डिसीजन लेने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम सेकंड काउंसलिंग तक इस पर निर्णय लेंगे और जून में जब आपके 20 या 22 जनवरी के आसपास काउंसलिंग सेशन राउंड आएगा तब, यानी 4 जून तक आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और इस डिबेट पे नहीं पढ़ना, ये उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा जैप के डायरेक्टर से मेरी मीटिंग करा दीजिए। तो बोला जैप के जो डायरेक्टर होते हैं ना सर, आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैप के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभी IIT मद्रास के डायरेक्टर। हाँ, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है भास्कर R मूर्ति। तो कल जैप के जो डायरेक्टर हैं वो भास्कर R मूर्ति है। जैप में टोटल 20 लोगों की कमेटी होती है, 20 लोगों की, और 20 लोगों की कमेटी में 3 NITs हैं, 3 IITs हैं और बाकी लोग अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं। तो इस वजह से ये जो जैप की मीटिंग होती है ये मद्रास से होगी, दिल्ली से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी सिटिंग वहाँ पर है। तो मैंने कहा फिर यहाँ पर क्या है जैप का? बोला दिल्ली के अंदर यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनकी सिटिंग नहीं है, कोई उनका स्टाफ नहीं है, और यहाँ सिर्फ एक सैटेलाइट ऑफिस है एक तरह से, यहाँ पर सिर्फ वो वर्चुअली हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए आप यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ कोई नहीं। अगर आपको मिलना है तो आप जैप के लिए मद्रास में जाइए। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने कहा सर, मैंने कहा 11th का बच्चा जो उसने 2021 में दिया था उसका भी तो आधा हो गया था। तो कोविड की वजह से जब आप कह रहे हो कोविड को कंसिडर कर रहे हो तो इस साल भी कोविड को कंसिडर करना चाहिए आपको। तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि देखो कोविड का असर 11th क्लास का जो बच्चा था उस पर नहीं है वैलिड होगा, बिकॉज जो स्कूल्स थे वो बच्चे जाते ही नहीं है कहीं। तो जब वो स्कूल जाते ही नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकते इस तरह की बात का।
तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। बोला नहीं हमें नहीं पता क्या, उन्होंने बोला हमें नहीं पता क्या कि कितने सारे बच्चे डमी स्कूल्स लेते हैं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, बहुत सारे नहीं लेते हैं। और मैंने कहा आप जो डमी लेते हैं वो 1-2 लाख होंगे, लेकिन 9-10 लाख तो ऐसे होंगे ना जो नहीं लेते। तो उन्होंने कहा नहीं सर, 2013 के अंदर 11.5 लाख बच्चा बैठा था शायद, ऐसा कुछ उन्होंने फिगर दिया मुझे, और इस बार 9 लाख के आसपास है। पिछले साल शायद 8.25 लाख था। तो इस बार का फिगर उन्होंने दिया, मैं लिख कर लाया था, ये देखो 9 लाख। ठीक है, तो ये वाली एक बात उन्होंने बोली। उसके बाद एक मुद्दा और था जो शायद अभी छूटा हुआ है, कि जो केमिस्ट्री ओलंपियाड में बच्चे सेलेक्ट हुए, केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट होने के बाद जब मैं गया 31 तारीख को, तो आपको पता होगा 30 तारीख को केमिस्ट्री ओलंपियाड की डेट्स आई थी, 28 जनवरी और 29 जनवरी के आसपास। तो 28 जनवरी और 29 जनवरी को जो है वो ICHO होगा। तो उन्होंने क्लियर बोला कि आप 30-40 बच्चों के लिए हम लोग जो है कोई चेंज नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। मैंने कहा सर ये 30-40 वो हैं जो ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला कि अगर ऐसा है तो आप उनको ये कहिए कि सबसे पहले अपनी जो आपकी केमिस्ट्री ओलंपियाड की टीम है उसको मैसेज करें, अगर वो डेट चेंज करते हैं तो ठीक, अगर वो नहीं करते हैं तो हम इन 50 बच्चों का एग्ज़ाम अलग डेट पे ले लेंगे, मतलब अलग डेट पर ले लेंगे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर आपको इतनी मेल्स आती हैं, इतनी सारी मेल्स आने के बाद उनका रिप्लाई क्यों नहीं करता? बोला हमारे पास 2 लोगों का स्टाफ है और मेल हमारे पास 8000 है। तो मैंने कहा फिर स्टूडेंट कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं गया तो बहुत ही अच्छे से हर एक बात का उन्होंने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरी हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। देखिए, आप जो बच्चे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा था उसका आंसर वही निकल के आए जो मैं सुनना चाह रहा था, तो वो अलग चीज़ होती है, और आंसर देना अलग चीज़ होती है। जो मैं सुनना चाह रहा था वो आंसर आए ये ज़रूरी नहीं है, बट आंसर जरूर आ रहा था और पेशेंसफुली आ रहा था, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत हेल्दी डिस्कशन था। हर चीज़ का उनका अपना एक लॉजिक था, मेरा अपना लॉजिक था, दोनों के लॉजिक्स में आपस में बातचीत चल रही थी। तो यही बात आई कि भाई जो एग्ज़ाम हैं वो हम उन 50 बच्चों को, मैंने उनको जब समझाया कि 50 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो उन्होंने बोला ठीक है हम उनकी डेट्स भी कर देंगे। तो जो बच्चे केमिस्ट्री ओलंपियाड को लेकर के ये वरीड है कि JEE मेन की एग्ज़ाम दें या केमिस्ट्री ओलंपियाड के दे, तो मैं क्या करूँगा? तो भाई आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले एप्लीकेशन वहाँ देना जहाँ केमिस्ट्री ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बॉडी। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो NTA ने आश्वस्त किया है मुझे स्वयं कि हम चेंज करेंगे। फिर एक और बात उन्होंने बोली कि जो भी दिक्कत होती है आप मेल मत करिए, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेज दीजिए और हम यहाँ तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मैंने पूछा, मैंने कहा काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ होता नहीं है। तो बोला आप यहाँ उनको रिप्रेजेंटेटिव को या उनके पेरेंट्स को या किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ भेजो, यहाँ इमीडिएट उस एक्शन से उसकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे। मेल के थ्रू हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, तो मेल का रिप्लाई करना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाती है कई बार चीज़ें। तो सबसे आसान तरीका उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने फाइनल कंक्लूजन, मैंने पूछा सर फाइनल कंक्लूजन आप मुझे बता दो प्लीज़ कि मैं क्या बच्चे को जवाब दूं। तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली कि देखो जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए 4 जून तक का टाइम है, जब तक कि JEE एडवांस नहीं होता। आफ्टर दिस काउंसलिंग सेशन होगी और 75% क्राइटेरिया सिर्फ काउंसलिंग के लिए है। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक ही बात बोली कि यस हम चर्चा कर रहे हैं, होपफुली कुछ अच्छा आए, लेकिन JEE मेन 1 से पहले आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए 4 जून तक का है। तो उन बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए जो डिलेमा में है, जो नेगेटिव हो चुके हैं, जो ये सोच कर बैठे हैं कि मैं JEE मेन 1 क्यों दूं क्योंकि मेरा 75 है ही नहीं, उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब वो देगा ही नहीं और पता लगा हमने ये क्राइटेरिया कब हटाया? काउंसलिंग के टाइम। उन्होंने जो बोला फिर से बोल रहा हूँ, हमने ये क्राइटेरिया 4 जून के बाद JEE एडवांस के बाद हमने हटाया, तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया उन्होंने मुझसे, और NTA की तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से निवेदन है कि उन्होंने एक आश्वासन दिया है हल्का सा कि आप बच्चों को कहिए कि वो पढ़ाई करें, JEE मेन 1 भी अच्छे से दे पढ़ के, JEE मेन 2 भी दें, 75% क्राइटेरिया को हटा दें, 75% क्राइटेरिया की टेंशन ना लें, क्योंकि उस पर डिसीजन लेने के लिए उन्होंने कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि दिस इज़ ओनली एडमिशन क्राइटेरिया, ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि एग्ज़ाम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और कोर्ट का क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा इसके लिए भी उन्होंने अभी टाइम बताया है कि इतना जल्दी नहीं होगा कुछ भी। तो फाइनल जो मैंने आपको बताई बिल्कुल रियल कॉन्वर्सेशन बताया है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड,
और फाइनली मैं आपसे बस ये निवेदन करूंगा कि अभी पढ़ाई पर जुट जाओ, जो भी डिसीजन होगा वो फटाफट होगा और आपके हित में होगा। ये एक छोटा सा आश्वासन मुझे मिला है। और अगर आपके लिए उन्होंने 1.1% ये भी कहा कि अगर इस पर कोई चर्चा नहीं भी होती है तो 22 ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनटीए से ही होते हैं स्टेट के, और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छा पैकेज जाता है, बहुत अच्छा फ्यूचर बनता है। तो आप उनसे ये कहिए कि बस पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी तरह के और टेंशन में ना आए और कोई रूमर ना क्रिएट करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जो भी डिस्कशन मेरा हुआ मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बताया। आशा करता हूं कि मेरी इस मेहनत की सफलता ऊपर वाले सुनेगा और आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। धन्यवाद।